ई क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आज हम आपको क्रिया के बारे में बता रहे हैं। इससे पूर्व वीडियो में भी क्रिया के धातु भेद बताए थे। सबसे पहले परिभाषा। क्रिया वे शब्द पद हैं जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। सबसे पहला भेद है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, ये हम सभी परिचित हैं इससे। अब इसी को समझाने के लिए हमने सेकंड रूप में लिखा है व्यापार एवं फल की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो हम इसको थोड़ा समझें। देखिए भाई, कोई व्यापार किया जाता है तो व्यापार करेंगे तो कोई न कोई उसका प्रतिफल में कोई न कोई फल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए व्यापार स्वतः नहीं होता। व्यापार को कोई न कोई करता है, और व्यापार को कोई करता है तो उसका फल भी मिलता है। अब ये जो फल मिलने वाली बात है, या तो व्यापार का फल कर्ता को मिलेगा, जब जिसने व्यापार किया है उसको मिलेगा, या फिर व्यापार का फल किसको मिलेगा, किसी अन्य को मिलेगा। अन्य में क्या है, जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु या कोई उपभोक्ता, जो भी होगी उसको क्या है, कर्म से अभिहित किया जाएगा। अब हम समझें यूँ कि एक स्थिति तो ये होगी कि जो व्यापार को जो कर रहा है, अर्थात व्यापार का फल, व्यापार को करने वाला एक ही होंगे, यानी कर्ता एक है कि व्यापार को करने वाला तो करता है पर उसका फल किसी अन्य पर पड़ रहा है। अब व्यक्ति, वस्तु, उपभोक्ता, तो वो क्या कहलाएगी, उसको हम कर्म कहेंगे, कर्म से अभिहित किया जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला बिंदु है कर्म के आधार भेद, इसको खोलने के लिए हमने ये व्यापार और फल की दृष्टि से क्रिया के भेद को समझा है कि व्यापार करेंगे उसका कोई न कोई फल मिलेगा। अब व्यापार को करने वाला कोई न कोई करता है। अब यदि मान लो उसका फल और व्यापार यानी एक ही व्यक्ति कर रहा है, उसको ही वो फल मिल रहा है, या फिर उसका जो फल है वो किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु और उपभोक्ता को मिलता है, तो वो उसको क्या कहा जाएगा, कर्म कहा जाएगा। तो इसलिए हम समझ गए कि भाई कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब क्रिया के दो भेद क्या हुए कि जो व्यापार का फल जिस कर्ता को मिलता है तो उसे तो हम कहते हैं अकर्मक क्रिया, और जो किसी अन्य पर, व्यक्ति, वस्तु पर मिलता है और जो व्यक्ति या वस्तु है वो क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा, तो इसे हम कहेंगे सकर्मक। तो ये बात हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ये सकर्मक और अकर्मक क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए अकर्मक क्रिया में चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, हंसना इत्यादि आते हैं। अकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और एक है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। देखिए पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी दो भेद हो गए। स्थ्यर्थक अकर्मक क्रिया, ये अवस्था
दिशा, अनुमति इत्यादि का बोध कराती है। ठीक है। ऐसे ही एक है, इसका दूसरा पार्ट है, उसे हम कहेंगे गत्यार्थक क्रिया। देखिए, स्थिर्थक क्रिया वो होती है जिसके अंदर किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, न किसी पूरक की आवश्यकता है, नहीं होती है। ये पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। ऐसे ही इसमें भी किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती, न किसी कर्म की आवश्यकता होती है। ये भी पूर्ण अकर्मक क्रिया है। इसके अंदर स्थिरता होती है, किसी अवस्था दिशा का बोध होता है। जैसे बालक सो रहा है, अब सोने की अवस्था का बोध हो रहा है। जैसे गीता हंस रही है, तो हंसने का बोध हो रहा है। दूसरा क्या है, गत्यार्थक में इसमें क्या है कि कर्ता की गति होती है। जैसे नदी बह रही है, ठीक है, तो बहना गति है। पक्षी उड़ रहा है, बहना उड़ना, इस प्रकार से ये गति कर रहे हैं। तो इस आधार पर भी हम अकर्मक क्रिया को देखें कि भाई क्या स्थिति है, जैसे गति वाली चीज़ें हैं या फिर स्थिति अवस्था दिशा का बोध वाली चीज़ें हैं, तो वो ये तो हम देखेंगे कि भाई इसमें कर्म नहीं है, ये बिना कर्म के भी क्या है कि अर्थ को प्रदान कर रही है, तो इसलिए अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। परंतु ये चीज़ें भी अपन देखेंगे तो इससे भी हमको क्या है कि अकर्मक क्रिया की पहचान होगी। इसके बाद में हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जैसे मैं हूं। अब इसमें भाई कर्म नहीं होता, क्रिया का फल कर्ता पे ही पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। परंतु हमने अब इसमें क्रिया भी है और कर्ता भी है। अब क्या करें, मैं हूं क्या मतलब है, तो मैं हूं बीमार हूं। यदि हमने कहा मैं बीमार हूं तो ये इस पूरक की आवश्यकता पड़ी। ऐसे ही महात्मा गांधी थे। क्या थे महात्मा गांधी? राष्ट्रपिता थे। तो ये कर्ता की पूर्ति के लिए पूरक आए, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम कृत पूरक के नाम से जानेंगे। पूरक तो है कृत पूरक, कई बार ये उद्देश्य पूरक के नाम से भी जाना जाता है, उद्देश्य पूरक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप अकर्मक क्रिया के बारे में ये सारी जानकारी आप ले चुके हैं। अब हम चलते हैं सकर्मक क्रिया की ओर। देखिए, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में भी क्या होता है, पूर्ण सकर्मक क्रिया। और अपूर्ण। देखिए, इसमें क्या है, एक कर्मक क्रिया
सीधी सी बात है, जिसमें एक कर्म हो एक कर्म क्रिया होती है। जैसे शीला गाना गाती है, ठीक है, तो गाना क्या है, एक कर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार से द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मी क्रिया में क्या है, जिसमें दो कर्म हो, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, ठीक है सब। अब एक तो कर्म अध्यापक तो करता है ही, एक तो कर्म छात्रों, द्वितीय कर्म हिंदी, ठीक है। अब क्या है कि इसमें भी क्या देखेंगे कि इसमें जो प्रथम कर्म आया है वो क्या है, सजीव है, यानी प्राणी है, कुछ जीव, और ये क्या है, निर्जीव है। तो इसका भी अर्थ हम समझें। इसके बाद में अब हम समझेंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अब सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया में देखिए, जैसे अध्यापक मूर्ख समझता है, अब मान लीजिए अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। अब कर्म तो आ गया ना, अब हम क्या करें कि इस मूर्ख को हटा दें। अध्यापक छात्रों को समझता है, अब क्या समझता है पता ही नहीं चल रहा भाई क्या समझता है, इसलिए हम क्या है यहाँ मूर्ख शब्द का, तो इसमें एक पूरक की आवश्यकता होती है अपूर्ण करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए, क्योंकि पूरा अर्थ प्रदान नहीं कर रही है। सकर्मक क्रिया तो है परंतु ये पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं कर रही, इसलिए हमने कि कर्म पूरक की आवश्यकता पूर्ति की है। तो इस तरीके से क्या है कि अकर्मक सकर्मक की ये बातें बताई हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि केवल इनसे ही पता नहीं चलता, इन शब्दों से पता नहीं चलता, कि कई बार क्या है प्रयोग से ही पता चलता है। कि जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है तो सकर्मक है, छात्र 10वीं में पढ़ता है अकर्मक। तो कई बार प्रयोग के आधार पर ही हम अकर्मक सकर्मक की पहचान करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको अकर्मक सकर्मक के डाउट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या किन किन कारणों से क्या है कि कैसे परिवर्तन आ जाता है, और उसकी पहचान के कुछ अन्य बिंदु जो अगले वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। धन्यवाद।